बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं इस्माइल कासिम और आप देख रहे हैं हरफे राज और या मकबूल जान के साथ। शुरू में होने वाले रिकोडिक मुआहदे पर हमें एतराजात थे और अब जो रिकोडिक का जो बिल पास हुआ है उसके ऊपर हमें एतमाद में नहीं लिया गया। ऐसा कहना था सरदार अख्तर मैंगल का। और ये सब ये क्या मामला है, बड़ी देर से चल रहा है, रिकोडिक का मामला है क्या आखिर? देखिए बलूचिस्तान के बारे में हमेशा से ये सूरत हाल रही है कि बलूचिस्तान में वहाँ की जो पब्लिक है या इवन पर वहाँ की लीडरशिप है उसको बहुत कम एतमाद में लिया जाता रहा है। ये चूँकि माहदा मेरे सामने रहा है और मैं उस पूरे ख़त्े के अंदर ख़ुद डिप्टी कमिश्नर रहा हूँ चागी का, तो इसलिए मुझे इन सारी चीज़ का बहुत अच्छी तरह अंदाज़ा है। पहली बात तो ये है कि मैं सिर्फ कंपेयर करना चाहता हूँ इस माहदे को। एक आपको याद होगा, एक बहुत मशहूर माहदा हुआ था जिसको सैंदक कहते हैं। सैंदक भी इसी तरह एक गोल्ड एंड कॉपर माइन थी और हम बचपन में थे 70s के अंदर, तो हम सुनते करते थे कि बलूचिस्तान जो है वहाँ सोने और चांदी के ज़खायर हैं और पाकिस्तान माला माल हो जाएगा और ये हो जाएगा वो। अरबों का लेकिन मंसूबा है। बलूचिस्तान अरबों का मंसूबा है। तो मैं जब वहाँ पर चागी में डिप्टी कमिश्नर लगा तो उस ज़माने में वो मंसूबा तकरीबन बंद हो चुका हुआ था और मुझे एक रिपोर्ट बनाने के लिए कहा गया कि आप बनाएं कि रिपोर्ट क्या है, उसको क्या किया जाए, क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट मज़ीद फ़ंड देने को तैयार नहीं थी और मंसूबा वहाँ बंद पड़ा था। हम वहाँ जाते थे और जाके पत्थर जो थे वो निकाल के डेकोरेशन के तौर पर रखते थे। वो सोने की तरह चमकते हुए नज़र आते थे, ज़रे ज़रे सोने की तरह चमकते हुए उसके नज़र आते थे। वो जब मैंने उसका मुताला किया तो मैं हैरान रह गया। पहली बात तो ये थी कि वो चाइनीज़ के साथ उनका एग्रीमेंट हुआ था और एक वहाँ जगह थी जिसे एमलॉफ कहते थे, वहाँ चाइनीज़ वहाँ रहा करते थे और बेचारे उसी कॉलोनी के अंदर छोटी सी जिसे कहते हैं उसकी बनाई हुई अपना कंटेनर्स की बनाई हुई कॉलोनी थी, उसमें रहते थे लेकिन काम करते थे मेहनत के साथ। चाइनीज़ ने वहाँ पर स्मेल्टर लगाना था और उसके बाद उसको बाकायदा उसके अंदर से सफाई करनी थी और उसके बाद उसको रिफाइनरी के लिए लेके जाना था चाइना, ताकि वहाँ से सोना चांदी और ये सारी चीज़ें पैदा की जाए। क्योंकि ये बेसिकली जो गोल्ड माइन होती है ये ऐसी होती है, ओपन पिट माइन होती है। जैसे आप भट्टे के लिए ईंटों के लिए मिट्टी को निकालते हैं वैसे निकालते हैं इसको, उसको निकालते हैं, फिर उसके बाद उसको मट्टी को साफ़ करते हैं, धोते हैं। ठीक है। उसके छोटे छोटे सर्रात जैसे ओर कहते हैं वो रह जाती है। उस ओर को एक स्मेल्टर में डालते हैं, स्मेल्टर में डाल के बड़ी बड़ी इतनी मोटी मोटी बार्स जो है बन जाती हैं। वो बार नॉर्मली ब्लैक कलर की होती हैं, उसके अंदर चांदी भी होती है, सोना भी होता है, उसके बाद तांबा भी होता है, पीतल भी होता है इस तरह, और छोटे छोटे थोड़ा सा लोहा भी होता है। असल मसला ये है कि उसमें अगर आपको 0.02% भी मिल जाए सोना तो आप बड़े खुशकिस्मत हैं, इतना थोड़ा होता है उसके अंदर। तो उन्होंने वो काम करना था, पाकिस्तान ने सिविल वर्क्स करना था। अब हुआ ये कि पाकिस्तान ने सिविल वर्क्स करना था, इंतज़ाम संभालना था, तो सबसे पहला तो काम ये किया गया कि कराची में दफ्तर लिया गया। सैंदक जो है तफ्तान के पास, ईरान के बॉर्डर के पास है और वहाँ पर आप खुद सोचें कि रोड भी कच्ची थी, सब कुछ था, कच्ची तो नहीं, बड़ी बहुत खस्ता हाल रोड थी ईरान वाली। ये तो बाद में 90s में आके बनी है। तो उन्होंने शॉन का एक जहाज़ किराए पे लिया जिस पे आते जाते थे, शॉन एयर का। फिर वहाँ पर उन्होंने एक अपना छोटा सा हेडक्वार्टर बनाया और उसमें कुछ 6 लाइन्स ली, जिसकी कोई तुक नहीं थी कि यहाँ इमरजेंसी के लिए 6 लाइन्स होनी चाहिए। हालांकि एसटीडी टेलीफोन मौजूद था वहाँ नज़दीक तफ्तान में, 40 मील दूर, 40 किलोमीटर दूर था, लेकिन वो उसका 6 लाख रुपया महीने का रेंट देते रहे। अब वहाँ पर किसी किस्म की कॉलोनी की ज़रूरत नहीं थी। ठीक है। वहाँ एक बहुत बड़ी इस्लामाबाद के तर्ज की बहुत बड़ी कॉलोनी बनाई, क्योंकि ज़ाहिर बात है वहाँ जब वो काटते हैं, वहाँ पर हथौड़ा चलता है, उसको सब कुछ होता है, तो बहुत बड़े धमाके होते हैं, तो कॉलोनी नज़दीक बनाई नहीं जाती कोल माइन के, लेकिन बना दी गई, ज़ाहिर बात। फिर उसके बाद एक मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होता है, आप ट्रकों में सोना भर के लेके आएँ या आप ट्रेन में लेके आएँ, तो उन्होंने रेल की पटरी भी बिछाई और साथ साथ सड़क पे चलाए। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की। हाँ, दो कट एक रेल की पटरी की ज़रूरत नहीं थी, हालांकि ट्रेन कहाँ थी, लेकिन ट्रक से ला के ट्रेन पे यहाँ ले आते। फिर वहाँ से पानी लाने के लिए उन्होंने को 60 किलोमीटर दूर तालाब का इलाका था, वहाँ 6 कुएँ खोदे गए, वहाँ पानी तो था नहीं, वहाँ पानी लेके जाए गए। फिर 10 मेगावाट की ज़रूरत थी पूरी उसकी, उसको 60 मेगावाट का जो था वो उन्होंने जनरेटर जो था वो सीमेंस का वो लगाया कि कल को ज़रूरत पड़े। इस तरह इतना खर्चा बढ़ा दिया कि चाइनीज़ का हिस्सा जो था वो 20-25% रह गया, 75% हमारा खर्चा हो गया। तो उस दौर में चाइनीज़ के ऊपर कोई डॉलर इफेक्ट हुआ, हमारे ऊपर डॉलर इफेक्ट भी होता रहा। इस सूरत हाल के अंदर एक दिन वो आया जब 1997 के अंदर कि जब बिल्कुल ख़त्म हो गया तो अब करें क्या। अब करेंगे। फिर उन्होंने कहा कि चाइनीज़ को ही दे दो, वही इसमें से अपना हिस्से के पैसे जो उन्होंने खर्च किए हैं वो निकाल लें।
अब वो 15 साल की जो माइन थी, अब वो यही होता है कि चाइनीज़ अपने वो निकालते हैं सोना, वो ले जाते हैं और अपना अपना खर्चा पूरा करते हैं, कर्जा निकालते रहते हैं। तो कोई फ़ायदा ना हुआ बलूचिस्तान को। और इसमें पाकिस्तान के गवर्नमेंट के शामिल थे, बलोच भी शामिल थे। मैं इस मसले में ये नहीं कहूँगा कि सिर्फ उन्होंने, मैं ठेकेदार सारे के सारे वहीं के लोकल थे जो वहाँ काम करते थे, सारे के सारे वहीं के लोग थे। मैं नाम भी ले, उनमें से एक ठेकेदार हुआ है जो सेनेटर बना था बहुत बड़ा वहाँ पर बाद में, और बहुत कॉम्प्रेस सेनेटर बनता था, लेकिन वहाँ का वो ठेकेदार था चाकी का बहुत बड़ा। इसी तरह रिकोडिक का मामला जो है ये 93 के अंदर मुआहदा हुआ था। ये एक फर्म थी BHP ऑस्ट्रेलिया की, उसके साथ हुआ था। अब देखें जो आप सोना होता है ना, ये अगर सोना आप ज़मीन पे पड़ा रहे तो आपके लिए तो वो पत्थर के तौर पे है, सिर्फ सर पे मार, जब तक आप उस पर खर्चा ना करें और सब कुछ ना करें। तो BHP के साथ एग्रीमेंट किया कि जब आप इसको डेवलप करेंगे, सब कुछ करेंगे और सारा कुछ करने के बाद आप इसके अंदर से 75% आप ले जाएंगे जो नफ़ा होगा, और 25% बलूचिस्तान का। ठीक, बड़ा अच्छा एग्रीमेंट था। उस वक्त लोगों ने कहा वो कर दिया इस तरह का, लेकिन जाके वहाँ पता चलता है कि हमारे लिए तो कुछ भी नहीं, 25% भी जो मिल जाए तो बड़ी बात है एक बंदे ने इन्वेस्टमेंट करनी। वो उसके अवतार मैं उस दौरान फिर मैं डिप्टी कमिश्नर चागी लगा, तो वहाँ पर कुछ 2 साल हो गए थे इनको आए हुए, मेरी 97-98 की बात है। तो चागी के दौरान BHP का हेड एक दिन जो था वो मुझे दालबंदी रेस्ट हाउस में मिला, तो मैंने उसे कहा कि आर यू गोइंग टू एक्सप्लोर अनदर सेंधक, तुम तो सेंधक, कहता है नहीं, इफ़ वी हैड टू एक्सप्लोर अनदर सेंधक वी शुड हैव packed up much earlier. This is going to be the second biggest gold mine of the world. इतना बड़ा इसका। तो उसके ऊपर मैं तो हैरान रह गया। तो उसने कहा कि बहुत बड़ा काम है जो हम कर रहे हैं यहाँ पर। अब उसके साथ से इन्होंने जब चलते चलते यहाँ तक आप पहुँचे, तो इन्होंने तकरीबन 2011 के करीब इन्होंने कहा कि अब हमने सर्वे मुकम्मल कर लिया है, हमने को $220 मिलियन खर्च कर दिया है, सर्वे बहुत काफ़ी एरिया लोकेट करना, बाकी चीज़ें, इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा सा बना लिया, तो अब हमें माइनिंग का लाइसेंस दो। लेकिन उससे पहले हुआ ये कि इससे पहले कुछ लोगों ने वहाँ पर कि ये मायदा गलत हुआ, बलूचिस्तान हाई कोर्ट में एक रिट दायर कर दी थी, तो बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने 93 का जो मायदा है उसको जायज़ करार दे दिया था कि बिल्कुल ठीक है, काम चलता रहे। इन बिटवीन सूरत हाल ये थी कि अफ़गान सिचुएशन ख़राब हुई, तालिबान गवर्नमेंट थी, उससे डर के BHP भाग गई। BHP ने अपनी एक छोटी सी अननोन सी फर्म थी उसको दे दिया, मेन कोर फर्म थी, वो आके बैठे रहे, 4 बंदे रखे थे। फिर जब ज़रा से हालात बेहतर हुए, अमेरिका वहाँ आ गया, तो कनाडा ने वो फर्म को ख़रीद लिया, और साथ एक चिली की फर्म थी, उन दोनों ने मिल के वो एगाफोस्टा फर्म थी चिली की, उन्होंने काम शुरू किया। 2011 में जिन्होंने लाइसेंस मांगा तो उन्होंने लाइसेंस देने से इनकार कर दिया। अब इनकार क्यों किया? बहाना करना था, ज़ाहिर बात है कि क्या करते हैं। उन्होंने कहा जी आप स्मेल्टर भी यहाँ लगाएं और आप वो जो है रिफाइनरी भी यहाँ लगाएं। अब कोई कंपनी जो है रिफाइनरी और स्मेल्टर वहाँ नहीं इसलिए लगाती कि सारा काम होता है चाइना में और ठेके पे होता है और सस्ता होता है। आपका अगर बाज़ार से काम हो रहा है $10 का, तो आप $10 करोड़ की एक मशीनरी क्यों लगाएं जबकि वहाँ लगी हुई पड़ी हुई। तो इसके बुनियाद पे उन्होंने जब रिजेक्ट किया, और साथ ही वो कुछ लोग जो थे 2013 में जाके वो वहाँ चले गए सुप्रीम कोर्ट में, और वहाँ इफ्तिखार चौधरी साहब थे, और उन्होंने कहा कि उस समय में रिसोर्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जो बनी थी उसका एक इंचार्ज जो था अरसलान को लगा दिया गया उनके बेटे। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया कि ये जो 93 का वो नाजायज़ गलत है। वो कंपनी जो थी वो चले गई वर्ल्ड बैंक में, एक प्रोजेक्ट बना हुआ है, एक ऑफिस बना हुआ है कि जो इन्वेस्टमेंट की ऊपर फैसले करता है। उन्होंने कोई $6.5 बिलियन का इनको जुर्माना आयद कर दिया 2019 में। अब उन्होंने साथ ही पाकिस्तान का एक जो रोजवेल्ट होटल है और एक जो इनका होटल है पेरिस में, वो कब्जा कर लिया। PIA की पास सारी प्रोसीड्स रखनी, और कहा जहाज़ भी आया तो रख लो क्योंकि हमने पैसे पूरे करने। उससे पाकिस्तान गवर्नमेंट मिन्नतों तरलों पे उतर आई। पाकिस्तान गवर्नमेंट ने वर्ल्ड बैंक से कहा कि हमें मोहलत दें। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, आप नेगोशिएट कर लें गवर्नमेंट के साथ। वो फिर नेगोशिएट करना शुरू हुई। इतने में बढ़ते बढ़ते आपका जो ऊपर डेट बन गया $10 अरब का, जो आप अदा करना था सूद मिला के। फिर शौकत तरीन को भेजा उसने, इमरान खान ने, और ये वहाँ पर तुर्की में बैठ के ये एग्रीमेंट हुआ, और उन्होंने ये कहा कि हम $10 अरब भी नहीं लेंगे, हम मज़ीद $11 अरब जो है इस पर इन्वेस्ट करेंगे, और हम उसके अंदर 2026 में हम इसको प्रोडक्शन शुरू कर देंगे, और 25-30 वाला जो है ना वो वही फॉर्मूला 25% बलूचिस्तान करेगा। फिर सुप्रीम कोर्ट का फैसला रहता था। सुप्रीम कोर्ट ने 2022 में
ये फैसला किया कि हमारा फैसला गलत था, 1993 वाला फैसला ठीक था। तो मैं उस दिन यही कह रहा था कि यार जब हमने उस वक्त 93 का वो किया था, फैसला ये किया था, तो आज 93 से लेके अब तक आप खुद सोचें इस मुल्क का कितना नुकसान हो चुका है, तबाह बर्बाद कर दिया तबाह। अब एक और उन्होंने गंद किया जिस पे और फड्डा पड़ेगा। अब इनको चाहिए था कि रिकॉर्डिंग के हिसाब से कानून करते 18th अमेंडमेंट के, वो उस पर अताला मैंगल भी राज़ी था, उस पर बाकी लोग भी राज़ी थे। वो कहते कि रिकॉर्डिंग में चूँकि 10 अरब का कर्जा है तो पाकिस्तान फंसा हुआ है। इन्होंने इस बहाने तमाम इन्वेस्टमेंट के ऊपर एक कानून पास कर लिया है कि जिसके अंदर वो 50 मिलियन से ऊपर की जो इन्वेस्टमेंट होगी उसके अंदर फेडरल गवर्नमेंट का ये काम है, फेडरल गवर्नमेंट एग्जाम्पशन दे सकती है, उनको ये एग्जाम्पशन है कि वो अपने पैसे वहाँ ले जा सकते हैं, उनको माल ले जाने की एग्जाम्पशन, यानी वो सारा जो कंट्रोल प्रोविंशियल गवर्नमेंट का था, जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने इनके साथ किया था, वो सारा ख़त्म करके रखा। वफाकी टैक्सेस इसका मतलब ये है कि आप एक दफ़ा फिर पाकिस्तान के अंदर उस लड़ाई का आगाज़ करना चाहते हैं ताकि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट ना आए। ठीक है, मेक सेंस। पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट ना आए, और ये सूरत हाल जो आपने सारी सुन ली है बड़ी ख़तरनाक सी लगती है, क्योंकि इसके अंदर बलोचियों को जो है वो ज़्यादा रिजर्वेशंस हैं, और 18वीं अमेंडमेंट को ये भी कहा जा रहा है कि वापस करने की एक साजिश है। तो उम्मीद की जा सकती है कि हालात जो आने वाले वक्तों में बेहतर हो जाएंगे। इस्माइल कासिम को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।